नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। इस प्रैक्टिस सेट में अपने नंबर काउंट करना है, कितने नंबर बनते हैं। तो शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो दिया गया है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं, या हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। देखिए, अगर पूछा गया कुल के साथ पूछा गया, अगर होता है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या, तो हम लगा देते हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। लेकिन इसमें जो पूछा गया है कि कुल व्यंजनों की संख्या, तो दो और इसमें ऐड हो जाएंगे, जो होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, जो हमारे डे और डे होते हैं। ठीक है, तो जब अगर कुल के साथ पूछा है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 35 हो जाएगा। आपको याद रखना है, अगर होता सिर्फ व्यंजनों की संख्या तो हमारा 33 हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है कि व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजनों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, आपने कहीं कहीं 4 पढ़ा होगा, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जो हमारे 3 होते हैं, चौथा किसा काउंट नहीं करते हैं। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है हमारा उष्ण संघर्षी व्यंजन। जो हमारा चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, पढ़ते तो हम व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, जो हमारे होते हैं कितने, 4, लेकिन हम इन्हें व्यंजनों के जो प्रकार है उसमें काउंट नहीं करते, क्योंकि संयुक्त व्यंजनों को हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं। क्योंकि ये जो संयुक्त व्यंजन है बने तो सब इन्हीं से मिलकर है। तो इस आधार पर जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं व्यंजनों के प्रकार में शामिल नहीं होते। इसी तरह से अगर एग्जाम में व्यंजनों के प्रकार बताओ तो कहना व्यंजनों के प्रकार होते हैं 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण संघर्ष व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और ये 25 स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में बटे हुए होते हैं, 5 वर्ग में बटे हुए होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे 4 ये में होते हैं। उष्ण संघर्षी हमारे 4 होते हैं, जो तीनों तो सह होते हैं और लास्ट में है होता है। तो देखो टोटल 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है, 29 और 4 ये हो गए 33। अगर पूछा जाए व्यंजन तो बताना 33, लेकिन अगर कुल व्यंजन पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा हमारा 35। और कौन से व्यंजन हमारे काउंट हो जाएंगे, तो याद रखना ये द्विगुण व्यंजन जो होते हैं हमारे कुल में शामिल कर लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा पूछी जाती है कि व्यंजन क्या होते हैं, तो याद रखना ऐसे शब्द जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। सही है, तो पहले का जो आंसर माना गया है इसका आंसर हमारा ए माना गया है, जबकि अगर कुल हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारा आंसर 33 हो जाएगा। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, अर्थात ये कक्षा वाला श दिया है, इसका जो क्रम है किस वर्ण के बाद आता है, ये आपने प्रैक्टिस सेट में कई बार किया होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन हमारा, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द में सर्वनाम का भेद है। अच्छा क्वेश्चन है, आप गलत भी कर सकते हो, पर सर्वनाम से क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। संज्ञा सर्वनाम हो हमारे, वर्णमाला हो या पर्यायवाची विलोम शब्द, यहाँ से क्वेश्चन गलत होना तो बनता ही नहीं है। ठीक है, दिया गया उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, अर्थात कौन सा सर्वनाम होगा। सर्वनाम के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको पता है कि कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो सबके नाम के स्थान पर प्रयोग में आ जाते हैं। अब इसमें जो दिया गया हमारा, इसका आंसर हो जाएगा उसने पत्र लिखा में, यह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, उसने पत्र लिखा ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है। अगर उसमें ये ऑप्शन ना रखे, अगर इसमें से दे देता तीनों में से, तो इसका हमारा आंसर बनता अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि उसने की बात की है। ठीक है, उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऐसे सर्वनाम जो ना बात बोलते हैं और ना ही बात सुनते हैं, केवल उनकी बात होती है, उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में क्वेश्चन पूरा आया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, सदाबहार क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है।
गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताना है। ठीक है, कारक की पूरी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, कारकों के बारे में भी जान चुके हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कारक के 8 भेद होते हैं। कारक होते क्या है, तो कारक हमारे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, परिभाषा के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, कारक का अन्य नाम क्या है, कारक को हम परसर्ग नाम से भी जानते हैं, अर्थात कारक का दूसरा नाम क्या, परसर्ग है। और कारक को ही विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, कारक को विभक्ति भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें से देखते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक होगा, अर्थात गंगा जो निकली है वो हिमालय से निकली है और अलग हो जाती है। ठीक है, और अलग होने का भाव किसमें होता है, हमारे अपादान कारक में। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा से क्वेश्चन है, संज्ञा से क्वेश्चन है तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, आपको सबको पता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। जबान पे होनी चाहिए, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं। अगर पूछा जाए संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं, तो कहना संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं 3। कौन कौन से, लिंग, वचन, कारक, ये संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं। ठीक है, जबकि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संज्ञा की उत्पत्ति कितने प्रकार से हो सकती है, तो कहना 3 प्रकार से। ठीक है, या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा, पहला हमारा होता है रूढ़ शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी संधि नहीं हो सकती। उसके बाद दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, और लास्ट होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, संज्ञा से क्वेश्चन आते हैं, अब गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा हमारा जातिवाचक बताना है। ठीक है, शुद्धता जो दिया गया हमारा भाववाचक है, सेना समूहवाचक, यश भाववाचक, तो बचा क्या, मजदूर, मजदूर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक में नापतोल की बात होती है। ठीक है, जिस भी चीज में नापतोल की बात होती है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है हमारा इतना, उतना, जितना, ये क्या हो जाएगा हमारा सब परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण से क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण जो भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्रिया विशेषण के क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो हमारे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। चारों भेद का नाम याद रखना। पहला होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, जिससे एक समय का पता चलता है। ठीक है, उसका दूसरा होता है रीतिवाचक, जिससे एक तौर तरीके का पता चलता है, ढंग का, उसका होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिससे स्थान का पता चलता है। और एक होता है लास्ट आपका परिमाणवाचक, जिससे नापतोल का पता चलता है। यही क्वेश्चन पूछा है, इतने शब्द से नापतोल का पता चलेगा। ठीक है, कि सोहन ने इतना दूध पिया, मोहन ने इतना दूध पिया, क्या पता चला, परिमाण का पता चला। और क्रिया विशेषण जो शब्द होता है ये हमारा क्या होते हैं, अभिकारी शब्द होते हैं। क्लियर, अब अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया 7वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। कारक से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आए सम्मान में। ठीक है, ये सम्मान की बात है, ये अधिकार की बात है। और जब मैंने सम्मान के साथ अधिकार शब्द बोला होगा तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि कौन सा कारक हो जाएगा हमारा
अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकार की बात है, सम्मान की बात है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कारक के बारे में हम सब चीजें पढ़ चुके हैं, कितने भेद होते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कारक से एक टॉपिक से इसमें ज्यादा है, जैसे दिया गया है अधिकरण कारक का कारक चिन्ह कौन कौन से होंगे। तो अधिकरण में आता में और पर, आसान क्वेश्चन। कारक चिन्ह तो सब होंगे याद, अधिकरण में क्या होता है में और पर आ जाता है, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पढ़ना का क्रियाभेद क्या होगा, अर्थात पढ़ने का क्रियाभेद बताना है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो याद रखना क्रिया का मूल रूप धातु होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया के जो भेद होते हैं दो होते हैं, पहला अकर्मक अर्थात बिना कर्म के, दूसरा सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पढ़ना में कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक सकर्मक, दुई कर्म तो बननी नहीं है, यही बनेगी या तो अकर्मक होगी या सकर्मक होगी। तो पढ़ने से जो हमारी क्रिया बनेगी ये बनेगी सकर्मक क्रिया। पढ़ने से अगर हम क्या से क्वेश्चन चीज करेंगे तो बहुत सारे उत्तर हमें मिल जाएंगे। पढ़ना क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, बहुत सारे आंसर हमें मिल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है, ठीक है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलने का विषय। ये याद रखना कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, जो पहला है हमारा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें दिया गया है जब क्रिया का प्रधान कर्ता हो तो आंसर हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर होता क्रिया का प्रधान कर्म हो तो हमारा कर्म वाच्य हो जाता है, क्रिया का प्रधान भाव हो तो हमारा भाववाच्य हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान है वाच्य, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा दिया गया है, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, अर्थात विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आज, ना इसका लिंग बदलेगा ना वचन बदलेगा, इधर ना लिंग बदलेगा ना वचन बदलेगा, परंतु ना लिंग बदलेगा ना वचन बदलेगा, तो आंसर क्या बचा हमारा लड़का। इसका लिंग भी बदलेगा और वचन भी बदलेगा, लड़के का लड़की भी होगा, लड़के का लड़के भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं हमारे विकारी शब्द, ऐसे शब्द जो लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाए उसी के कहते हैं हम विकारी शब्द कहते हैं। यदि नहीं होते तो इन्हें अविकारी कह देते हैं, जैसे ये तीनों हमारे क्या है अविकारी शब्द है। अब उम्मीद करता हूँ विकारी और अविकारी आपकी याद हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है, विलोम शब्द पूछे गए हैं। विलोम शब्द का क्वेश्चन है, और विलोम शब्द तो बताते हैं कि हमारे हिंदी अच्छी करनी है, पर्यायवाची विलोम शब्द का अच्छा होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो हिंदी बहुत दूर है अभी। चलो क्वेश्चन करते हैं, इसमें जो हमारा दिया गया है उद्यम का बताना है, एग्जैक्ट बताना है, एक आसपास का तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है बिल्कुल उपयुक्त विलोम शब्द जो बिल्कुल सटीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये उद्यम हमारा संस्कृत का शब्द है तो इसका जो आंसर होगा वो संस्कृत ही होगा। अगर आपने आंसर उसका हिंदी दे दिया या तद्भव दे दिया तो गलत हो जाएगा। अगर विलोम शब्द तत्भव में पूछा है तो आंसर भी तत्भव होगा, तत्सम दो भी गलत हो जाएगा। और ये कारण होता है जो हमारे विलोम शब्द गलत होते हैं। इसमें जो दिया गया है देखो, उद्यम का क्या होगा, आलस्य होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे हमारे विलोम शब्द से सही भी है कि विलोम शब्द से क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, अनिवार्य। अनिवार्य का क्या होगा हमारा जो सटीक विलोम शब्द होगा, इसमें दिया गया है वैकल्पिक और इच्छिक। तो वैकल्पिक भी होता है, एक चीज तो अनिवार्य, दूसरी विकल्प के आधार पर, ये इच्छा के अधिकार आधार पर एक अनिवार्य है। तो ये दोनों हो जाएंगे बी और सी, और आंसर बन जाएगा हमारा डी। तो अनिवार्य का क्या बनेगा, वैकल्पिक भी होता है और इच्छिक भी होता है। उसके बाद 14 क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत जो विस्तार पूर्वक हो, विस्तृत का जो विलोम होगा तो विस्तृत का क्या होगा आपका संक्षिप्त या संक्षेप में समझाना, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा 10वां दिया गया है, उन्मुख का हमारा विलोम शब्द क्या होगा, तो उन्मुख का सम्मुख होगा, प्रमुख होगा, विमुख होगा, त्रिमुख होगा। तो उन्मुख का जो हमारा विलोम शब्द होगा जो एग्जैक्ट होगा, उन्मुख का विमुख होता है, सही है, याद रखना। जिसने सम्मुख सोच लिया होगा तो सम्मुख नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
अच्छे क्वेश्चन है हमारे। अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची से क्वेश्चन। पर्यायवाची विलोम शब्द याद है। पर्यायवाची जो होते हैं हिंदी की जड़ होती है, इसी पर पूरी हिंदी निर्भर होती है। पहला दिया गया है पराग का, जो हमारा पर्यायवाची हुआ। तो पराग का जो हमारा पर्यायवाची होता है वो होता है सुगंध, खुशबू। ये सब किसके हैं? पराग के हैं। उसके बाद 17वां क्वेश्चन दिया गया हमारा विरासत का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो विरासत का जो पर्यायवाची शब्द होगा इसमें तो होना है अन्य शब्दों में न्यास, ये हमारा विरासत का पर्यायवाची है। उसके बाद धरोहर हमारा विरासत का पर्यायवाची है, और थाती ये हमारे विरासत के पर्यायवाची है। और जो हमारा आंसर है याद रखना ऑप्शन नंबर सी, दाएं हमारा क्या है? विरासत का पर्यायवाची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है मृगधर किसका पर्यायवाची। बहुत आसान पर्यायवाची है, उम्मीद करता हूं कि आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आपको गूगल करना पड़ जाए मृगधर का पर्यायवाची। जो मृगधर का होगा, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं उसके, बताओ कौन सा होगा। तो मृगधर जो होगा आपका शिव का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची है मृगधर? याद रखना शिव का पर्यायवाची होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है मनसिज पूछा है। मनसिज, पुष्पधनवा, मीन केतु, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मनसिज होता है। उसके बाद अनग होता है, रतिपति, मनसिज, अनग, रतिपति। पंचसर होता है, पंचसर, मीन केतु, केतन, सब एक ही पर्यायवाची है। उसके बाद मदन जो सदाबहार पर्यायवाची आपको याद भी होगा। उसके बाद मनोज, और उम्मीद करता हूं अब आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। मदन, मनोज, केतन, पुष्पदंबा, मीन केतु, कंदर्प, ये सब किसके पर्यायवाची? हमारे कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। तो मनसिज किसका पर्यायवाची? हमारा कामदेव का पर्यायवाची है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो कामदेव के पर्यायवाची याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्यायवाची सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लिखते हैं भैया उसे याद कर लिया करो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा 20, घर का पर्यायवाची पूछा है इसमें। तो घर का जो पर्यायवाची है इसमें क्या हमारा बिल्कुल आसान है, घे हो जाएगा। इसके बाद अलग होता है घर का पर्यायवाची, मंदिर भी होता है, धाम भी होता है जो 4 धाम होता है, निकेतन भी होता है, शाला भी होता है, आल्य भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची? हमारे घर के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बहुब्रीहि समास का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा? पंचवटी, करोड़पति, चरण कमल या चतुर्भुज। तो बहुब्रीहि समास, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण करना। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। सारे समास के भेद है, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बताना है कि बहुब्रीहि समास क्या होगा। तो बहुब्रीहि समास में कौन सा होगा? हमारा चतुर्भुज, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन भी हमारा समास है। उपयुक्त समास का चयन करना है कि सुख और दुख में कौन सा समास होगा। आसान है, मैंने बोला है कि बीच में और शब्द आता है या आता है या योजक चिन्ह आता है। तो सुख और दुख कौन सा समास हो जाएगा? हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, सुख दुख के बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 23वां क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन करना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। कान्हा, किशन, कन्हैया या कृष्ण, कौन सा हमारा तत्सम शब्द होगा? तो हमारा जो तत्सम शब्द होगा ये होगा हमारा
कृष्ण। कृष्ण हमारा तत्सम शब्द होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा गिव अवे का क्वेश्चन है, ये है आपका, बताना है आपको कि जो हिंदी सम्मेलन होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं। ठीक है, याद रखना, हिंदी सम्मेलन किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, ये आपका गिव अवे है। सही है, इसका आंसर देना। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा गिव अवे है वो भी इसी में देना आपको कि अभी तक जितने हिंदी सम्मेलन हुए हैं उसमें से भारत में किस किस स्थान पर हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, अर्थात भारत में जो हिंदी सम्मेलन हुए हैं वो किन स्थानों पर किए गए हैं, ये आपका गिव अवे है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना जो क्वेश्चन दिया गया हमारा। क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, सूची का तद्भव बताना है। तो बहुत आसान है, सूची का जो हमारा तद्भव होगा क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया हमारा 25वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। संधि से क्वेश्चन है और संधि से क्वेश्चन है, गलत होना बनता ही नहीं। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयन। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा हमारा सदाचार, सतधन, आचार। कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको गिव अवे बताना है वो भी इसी वीडियो में बताना है कि आपको ये बताना है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की भाषा, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की भाषा हिंदी है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की भाषा हिंदी है। ठीक है, ये 2 गिव अवे हैं जिनका आंसर आपको देना है। वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, आपको अपना नंबर दे देना है। इससे पिछली वीडियो में हम बहुत बच्चों को दे चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गिव अवे के साथ और पूरी अपनी वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।